start today's discussion. Welcome everyone. Welcome in today's session. And we are going to start with this new topic, pollution. जिसमें बेसिकली हम एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, विच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. जीपीएससी एईई जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो एयर पोल्यूशन को समझने से पहले थोड़ा हमें एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर कैसा होता है. अब एटमॉस्फेयर कैसा होता है ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको शब्दों को पढ़ना सिखा रहा हूं. ठीक है, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं एक जैसे, जैसे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, या यू कैन से जैसे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, या लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, पीडोस्फीयर, पीडोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, जीरोस्फीयर, जीरोस्फीयर, बायोस्फीयर. ये अलग अलग टर्म्स हैं. शब्दों को पढ़ के ना हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं. इन शब्दों को आपको पढ़ना समझना आना चाहिए. इसमें देखो ये जितने भी ये शब्द हैं ये सब दो दो शब्दों से मिलके बने हैं. जैसे फर्स्ट एटम प्लस स्फीयर, हाइड्रो प्लस स्फीयर, लिथो प्लस स्फीयर, पीडो प्लस स्फीयर, क्रायो प्लस स्फीयर, जीरो प्लस स्फीयर एंड बायो प्लस स्फीयर. स्फीयर का मतलब होता है गोला. स्फीयर जानते हो, गोला. हमारा जो प्लेनेट है वो कैसा है, गोला है, स्फीयर है. यहां पे इन जनरल हम स्फीयर की बात करेंगे. एरिया, एरिया मींस वो गोला, वो एरिया, उसको हम बोलेंगे स्फीयर. तो वो वाला गोला, वो वाला स्फीयर या वो वाला एरिया, मोर टेक्निकली दैट एरिया वेयर एटम्स आर प्रेजेंट, उसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फियर. एटम्स मतलब एयर जहां पे प्रेजेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल्स जहां पे प्रेजेंट है, उसको एटमॉस्फियर बोलते हैं. जो हमारा प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट के चारों तरफ एक गैस का आवरण है. देयर इज अ लेयर ऑफ गैस, एयर अराउंड आवर प्लैनेट, विच इज वेरी, यू कैन से वेरी लार्ज लेयर. काफी ज्यादा इसकी हाइट हो सकती है. इट कैन बी मोर देन इवन 500 किलोमीटर, समटाइम्स 1000 किलोमीटर्स. So this layer, this आवरण, this cover of air around our planet, जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फियर. इसके बाद एटम्स नहीं है, इसके बाद वैक्यूम, स्पेस आ जाता है. सो दिस इज द सेंस ऑफ एटमॉस्फियर. हाइड्रोस्फीयर मतलब ये वो वाला गोला है, ये वो वाला एरिया है, दैट एरिया वेयर हाइड्रो, हाइड्रो मींस पानी, हाइड्रो मींस पानी, वाटर, जहां पे वाटर प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं हाइड्रोस्फीयर. That area where water is found, water is present. Litho means होता है rock, hydro means water and litho means rock. तो लिथोलॉजी रॉक्स की स्टडी होती है. लिथोस्फीयर मींस वो गोला, वो एरिया जहां पे रॉक्स प्रेजेंट है, मतलब जहां पे सॉइल प्रेजेंट है, उसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं. पीडो का तो एग्जैक्टली मतलब ही होता है सॉइल. तो वो वाला एरिया जहां पे सॉइल प्रेजेंट है, मिट्टी, उसको हम पीडोस्फीयर बोल रहे हैं. रॉक और सॉइल में अंतर है. सॉइल वॉइड के साथ होता है. सॉइल इज अ 3 फेज सिस्टम जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी होंगे. दोस वॉइड्स कैन बी फिल्ड विद एयर और फिल्ड विद वाटर. पर जो रॉक्स हैं दे विल बी नॉन पोरस, मतलब उनमें कोई वॉइड्स नहीं होने वाले हैं. दे विल बी ओनली एंड ओनली सॉलिड्स. तो जो वो एरिया जहां पे रॉक्स प्रेजेंट है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. वो एरिया जहां पे सॉइल प्रेजेंट है उसको पीडोस्फीयर बोलते हैं. क्रायो का मतलब होता है जहां पे बहुत कम टेम्परेचर पे काम किया जा रहा है. जैसे क्रायोलॉजी हम बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी, वो वाली स्टडीज जिसमें हम वो वाली टेक्नोलॉजीज का स्टडी करते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर से एसोसिएटेड है. जैसे कोई हो सकता है कि बहुत टेम्परेचर का एरिया हो, जैसे कि जो आर्कटिक वगैरह है तो उसको हम बोल सकते हैं क्रायोस्फीयर है. क्रायोलॉजी में जैसे हम ब्लड बैंक के बारे में पढ़ते हैं, या स्पर्म बैंक के बारे में पढ़ते हैं, या जीन बैंक के बारे में पढ़ते हैं. सो ये जो ह्यूमन बोल सकते हो टिश्यूज हैं या जो ये सब्सटेंसेज हैं, इनको हम बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्रायोजेनिक कंडीशंस में स्टोर करते हैं ताकि इनका डिप्लीशन नहीं होने पाए, ताकि इनको काफी लंबे समय के लिए हम स्टोर कर सकें और स्टडी कर सकें. सो दैट इज व्हाट यू कॉल क्रायोलॉजी. और ऐसा एरिया जहां पे बहुत कम टेम्परेचर है उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर. ऐसे ही जीरो स्फीयर, जीरो मींस वो एरिया जहां पे डेजर्ट है,
जीरो इज रिलेटेड विद यू कैन से डेफिशिएंसी इन मॉइस्चर या वाटर, जहां पे पानी का कमी है काफी सारा, डेजर्ट लैंड है जो, उसको हम बोलते हैं जीरो स्फीयर। और बायोस्फीयर मींस, बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मींस लिविंग, बायो मींस लिविंग, तो वो वाला गोला, वो वाला एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर। क्रायो मींस फ्रोजन, या बहुत कम टेम्परेचर पे, वेरी वेरी लेस टेम्परेचर पे जो हम कोई स्टडी करते हैं उसको क्रायो बोलते हैं। जीरो मींस डेफिशिएंसी इन मॉइस्चर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, या इसको डेजर्ट एरिया बोलते हैं। तो देखो, शब्दों को पढ़ के आप काफी सारे आंसर्स कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आएगा आपको नहीं भी पता है, पर क्रायो शब्द देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग और टर्म्स में बोल सकता हूं। देखो, जैसे इफ आई वांट टू से, तो मैं बोल सकता हूं देयर इज, यू कैन से, देखो हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या है? इट इज दैट स्टडी इन विच यू कैन से, हम पानी की स्टडी करते हैं, वाटर की स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस एंड इन इट्स एटमॉस्फेयर, दैट स्टडी इज व्हाट यू कॉल हाइड्रोलॉजी। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं हाइड्रोलॉजी के अलावा, समझो जैसे लिथोलॉजी, मतलब रॉक्स की स्टडी, या पीडोलॉजी, सॉइल की स्टडी, पीडोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस थ्रू विच सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं यू कैन से क्रायोलॉजी, अभी जो बताया, जैसे क्रायोलॉजी के कुछ एग्जांपल, जैसे ब्लड बैंक, जैसे ब्लड बैंक, जीन बैंक, जीन बैंक, या स्पर्म बैंक, एसेट्रा। दीज स्टडीज आर व्हाट यू कॉल क्रायोलॉजी। कुछ एग्जांपल्स, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्रायोलॉजी। ठीक है, क्रायोलॉजी। इसके अलावा और मैं बोल सकता हूं इसे जीरोलॉजी, मतलब डेजर्ट वगैरह, जो बहुत ही डेजर्टिफाइड जगह है जहां पे मॉइस्चर की बहुत ही डेफिशिएंसी है, उसकी स्टडी जीरोलॉजी। ऐसे ही बायोलॉजी, बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, बायो मींस लिविंग, जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मींस स्टडी, लॉजी मींस ऑलवेज स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी मींस स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। शब्दों को पकड़ के आपको चलना है। ठीक है, सो मैंने आपको समझाया एटमॉस्फेयर क्या है, जहां पे हवा प्रेजेंट है, वो एरिया, वो गोला जहां पे हवा प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला हाइड्रोस्फीयर क्या है, वो एरिया, वो गोला जहां पे पानी प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला लिथोस्फीयर क्या है, वो एरिया, वो गोला जहां पे मिट्टी प्रेजेंट है। और जीवन के लिए ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, कंपोनेंट्स हैं। फॉर एनी सर्वाइवल, फॉर एनी लाइफ फॉर्म टू बी एग्जिस्टिंग, इट नीड्स एयर एज वेल एज वाटर एज वेल एज सॉइल। बिना हवा, मिट्टी और पानी के जीवन संभव नहीं है। तो जहां पे हवा भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है, मींस इनका जहां पे बोल सकते हो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जो इनका ट्रांजिशन जोन है, जहां पे बोल सकते हो ये तीनों ही चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज लिथोस्फीयर। तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? दैट इज बायोस्फीयर, दैट इज व्हाट वी कॉल बायोस्फीयर। अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो देखो ये हमारा प्लैनेट है, दिस इज आवर प्लैनेट। यहां पे कहीं होगा लिथोस्फीयर, यहां पे कहीं होगा लिथोस्फीयर, और अर्थ सरफेस या इसके आसपास का कुछ एरिया है जहां पे पानी भी प्रेजेंट है, जहां पे पानी भी प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोस्फीयर। और फिर देयर इज अ एरिया वेयर एटमॉस्फेयर इज देयर, वेयर एटमॉस्फेयर इज देयर। अब एटमॉस्फेयर की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो मैं कुछ उन लेयर्स के बारे में भी बता दे रहा हूं, उनके नाम बता दे रहा हूं, आगे और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे अगर मैं ऊपर जाऊं, सो देयर विल बी ट्रोपोस्फियर, देयर विल बी ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, then there will be then there will be stratosphere, then there will be mesosphere, then there will be thermosphere. So these are different layers of atmosphere. Atmosphere भी homogeneous नहीं है, एक heterogeneous mass है। इसको हमने ऐसे चार तरीके से क्लासिफाई किया है। सो जो सबसे बॉटम पे है उसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। और उसके ऊपर क्या है? मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। और उसके ऊपर क्या है?
थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर के ऊपर आयनोस्फियर, या इसी को थर्मोस्फियर बोलते हैं, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, समथिंग लाइक दिस। और इन सब को मिला के, इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। दिस इज एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर की भी 4 लेयर्स हैं, और जहां पे हवा भी है और पानी भी है और मिट्टी भी है, इस ट्रांजिशन जोन को, ये जो ट्रांजिशन जोन है, इस ट्रांजिशन जोन को, इस ट्रांजिशन जोन को, दिस इज व्हाट वी कॉल बायोस्फीयर। दिस इज व्हाट वी कॉल बायोस्फीयर। दिस ट्रांजिशन जोन इज व्हाट वी कॉल बायोस्फीयर, जहां पे लिविंग एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, जहां पे लिविंग एंटिटीज प्रेजेंट होंगी। और पॉल्यूशन क्या है? सो पॉल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन constituents in such amount, in such quality, and for such duration that it starts affecting the life forms present in biosphere. उस चीज को हम बोलते हैं पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब कि एक या एक से ज्यादा ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स, ऐसी एंटिटीज प्रेजेंट है बायोस्फीयर में, जो इस अमाउंट में है या इस क्वालिटी में है या इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है कि जो लाइफ फॉर्म्स है, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, इन द बायोस्फीयर, उसको ये अफेक्ट करने लग गई। तो इसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। और वो जो कंस्टिट्यूएंट्स है जो ये काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। Pollution means any of thing, yeah, more than one thing which is present in biosphere. It can be in hydrosphere, it can be lithosphere, it can be in atmosphere, which is going to affect the life forms in biosphere. It is you can say what we are calling pollution, और वो जो entities हैं उनको pollutants बोल रहे हैं। ठीक है, so इसको भी मैं define कर दे रहा हूं यहीं पे। pollution अगर मैं लिखना चाहूं, if I want to write pollution, so pollution क्या है? So pollution, you can say presence of one or more than one, or more than one constituents in such amount, or for such duration, that it starts affecting the life forms present in biosphere, present in biosphere, उसको हम क्या बोल रहे हैं? pollution is referred as pollution, is referred as pollution, उसको हम क्या बोल रहे हैं? pollution। ये जो constituents हैं, इन constituents को हम बोल रहे हैं pollutants। इनको क्या बोल रहे हैं हम? pollutants। और इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? pollution। और ये जो लाइफ फॉर्म्स है, तो these life forms can be flora as well as fauna। flora means plant या plant like, plant और plant like species। जो प्लांट या प्लांट के जैसे जो स्पीसीज है, जैसे एल्गी वगैरह, उनको हम बोल रहे हैं फ्लोरा, प्लांट या प्लांट लाइक। और फौना मतलब यू कैन से एनिमल या एनिमल लाइक। फौना मींस एनिमल और एनिमल लाइक। फौना मींस एनिमल और एनिमल लाइक। ठीक है, सो पोल्यूशन मींस प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट इन सच अमाउंट एंड फॉर सच ड्यूरेशन इन द बायोस्फीयर, so that it starts affecting the life forms present in biosphere। और वो जो constituents उनको हम क्या बोल रहे हैं? pollutants। ठीक है, इसको नोट करिए पूरा, नोट एवरीथिंग, फर्स्ट नोट इट ऑल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन लेयर्स की थिकनेस भी मैं लिख दे रहा हूं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये अप्रोक्सीमेट थिकनेसेस लिख रहा हूं मैं, जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स। तो जैसे ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स की मैं थिकनेस भी लिख दे रहा हूं। जैसे ये जो ट्रोपोस्फियर है, सो दिस इज दिस ट्रोपोस्फियर, दिस इज you can say 8 to
16 या 16 से बजाय 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर 8 से 18 किलोमीटर हो सकता है। स्ट्रेटोस्फियर 30 से 40 किलोमीटर। सारे ये 30 से 40, 40 से 50 लिख सकते हो। तो दिस इज 30 to 40 किलोमीटर। दिस इज ऑल्सो 30 to 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, and this is more than 420 kilometers. This is more than 420 kilometers. And this atmosphere, ये जो atmosphere है, this atmosphere is more than 500 kilometers. This atmosphere is more than 500 kilometers. कई बार बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर तक है एटमॉस्फियर। उसके बाद जो गैसेज है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो गई है, यू कैन इग्नोर देम। नोट करिए इसको। ठीक है, स्टार्ट विद हियर। ठीक है, आई होप कि लिख लिया आपने। आगे नोट करिए, इसको भी नोट करिए। बायोस्फीयर मींस, बायोस्फीयर मींस लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्या है? तो इट इज प्रेजेंस, या ऐसे लिख रहा हूं मैं, गैसियस एनवेलप, एनवेलप प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑल अराउंड आवर प्लैनेट, ऑल अराउंड आवर प्लैनेट। ये सब थिकनेसेज हैं, दीज आर थिकनेसेज। कंफ्यूज मत होना, ये इनकी थिकनेसेज हैं, हाइट नहीं है। दे आर थिकनेसेज, दे आर थिकनेसेज। ये वेरी करती रहती है थिकनेस। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, अभी समझेंगे इसको। दिस इज अर्थ। ठीक है, ये सब आप कहां पे पढ़ते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये सब आप पढ़ते हो इन क्लाइमेटोलॉजी। बुक वगैरह में ये सब इस टॉपिक के अंदर दिया रहेगा, इन क्लाइमेटोलॉजी, इन क्लाइमेटोलॉजी। लॉजी मीन्स अगेन स्टडी, एंड क्लाइमेटो मीन्स क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? तो क्लाइमेट इज एवरेज weather conditions, average weather conditions at any location, at any location, average weather condition at any location for a long duration of time, for a long duration of time, for a long duration of time। ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स,
एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड दिस इज टेकन टू बी 50 years, 50 years एज पर WMO, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आई होप कि ये भी आपने नोट कर लिया है, ये भी नोट कर लिया है। नाउ नोट दिस, ये भी नोट कर लिया है, नोट दिस। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर को दो वेज में डिस्क्राइब करते हैं, एक क्लाइमेट और एक वेदर के टर्म में। तो यहाँ पे और लिख दे रहा हूं मैं, देखो, क्लाइमेट को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो आप, क्लाइमेट इज इक्वल टू एग्रीगेट वेदर कंडीशन, एग्रीगेट वेदर कंडीशंस एट अ लोकेशन, एग्रीगेट वेदर कंडीशंस। वेदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेदर मतलब लोकल, लेस देन 3 months टाइम को हम मौसम बोलते हैं। लोकल जो हमें मिल रहा है उसको हम वेदर बोल रहे हैं, मौसम बोल रहे हैं। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड, कि हमारे यहाँ पास्ट में हजारों साल तक, 1000 years तक ऐसा होता आया है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग क्लाइमेट। और जो हमें मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल वेदर। वेदर में अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो जिससे हम इसको चेक करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या यू कैन से प्रेशर, प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे सनशाइन आवर्स, सनशाइन आवर्स, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसको भी नोट करिए, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन भी समझ गए, तो नोट करके लिख लो एयर पोल्यूशन क्या है। एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट लिखो एयर पोल्यूशन। सेम वही चीज, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पॉल्यूटेंट्स, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पॉल्यूटेंट्स, presence of one or more air pollutants in such concentration and for such duration, in such concentration and for such duration, in such concentration and for such duration that the life in biosphere gets affected, that the life in biosphere gets affected, is referred as, is referred as, is referred as, is referred as, is referred as एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक और नोट लिखो, राइट अनदर नोट, एक और नोट लिखिए, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर सिग्निफिकेंट अप टू थर्मोस्फियर ओनली, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर सिग्निफिकेंट अप टू थर्मोस्फियर ओनली, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर सिग्निफिकेंट अप टू थर्मोस्फियर ओनली। ब्रैकेट में लिखो, बियॉन्ड 1000 किलोमीटर डेंसिटी ऑफ गैसेज आर, बियॉन्ड सॉरी 100 किलोमीटर, बियॉन्ड 100 किलोमीटर डेंसिटी ऑफ गैसेज इज एक्सट्रीमली लो। करीब 80 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाओगे तो प्रेशर कंसिडरेबली करीब 200 गुना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो बियॉन्ड 100 किलोमीटर डेंसिटी ऑफ गैसेज आर एक्सट्रीमली लो। चलो फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करो। सो नाउ आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट दीज लेयर्स। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूं पहले। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, क्या लेयर्स हैं? सो देयर इज ट्रोपोस्फियर, देयर इज स्ट्रेटोस्फियर, stratosphere, then there is mesosphere, then there is mesosphere, and then there is thermosphere, then there is
थर्मोस्फीयर। तो ये अलग अलग लेयर्स कैसे हैं इनके बारे में हम समझते हैं। सो दे आर बेसिकली डिवाइडेड एज पर टेम्परेचर ग्रेडियंट। एज पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे, क्या मतलब है? तो पहले तो ये एक टर्म समझो, इसको मैं यूज करूंगा, इंसोलेशन। इंसोलेशन, इंसोलेशन मींस टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे प्लेनेट पे, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट इज सन। सन से ही ये पृथ्वी उत्पन्न हुई और सन की, सूर्य की ही एनर्जी से पृथ्वी संचालित है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट। सन इज द अल्टीमेट, जो भी एनर्जी हमारे प्लेनेट पे है वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी फॉर्म में सूरज से ही आई है। अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लेनेट, ऑन आवर प्लेनेट। जैसे अगर आप बायोमास जलाते हो, सूखा हुआ कोई घास है या पेड़ है, तो उसने भी एनर्जी स्टोर किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी सन की ही एनर्जी है। आप पेट्रोलियम की बर्निंग करते हो, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद सन, पर कहीं ना कहीं वो भी सूर्य की ही एनर्जी है जो उसने स्टोर किया था। तो सन इज द अल्टीमेट एनर्जी ऑफ आवर दिस प्लेनेट, और सन से ही अलग अलग साइकिल्स ड्राइव होती है। जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज मेनली ड्राइव बाई सन। इंसोलेशन मींस टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब फिर से समझते हैं, थोड़ा फिर से फोकस करिए। तो सपोज ये प्लेनेट हमारा पृथ्वी है, अर्थ सरफेस है ये। सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, सपोज दिस इज अर्थ सरफेस। सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, और सपोज करो कि सूरज से इस पे एनर्जी आ रही है। सपोज दिस इज सन, सपोज दिस इज सन। तो सन जो भी एनर्जी हमारे प्लेनेट पे डाल रहा है, सन जो भी एनर्जी हमारे प्लेनेट पे डाल रहा है, मतलब जो रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन, ये हीट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर गैसियस लेयर है, गैसियस एनवेलप है। एटमॉस्फियर की जो यू कैन से रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट, हीट चेंज या टेम्परेचर चेंज इज क्वाइट मोर। अर्थ को जल्दी गर्म किया जा सकता है, जल्दी ठंडा किया जा सकता है, जबकि एटमॉस्फियर को उतना जल्दी गर्म या ठंडा नहीं किया सकता है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद लेटेंट हीट, हीट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ यू कैन से थर्मोडायनेमिक्स। पर यह आपको जानना जरूरी है कि एटमॉस्फियर इज समवॉट रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। एटमॉस्फियर के टेम्परेचर को चेंज करना उतना आसान नहीं है जितना ग्राउंड सरफेस के टेम्परेचर को चेंज करना आसान है। राजस्थान में आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक क्वेश्चन आता है हाई स्कूल में कि राजस्थान में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी पड़ती है। रीजन क्या है? क्योंकि राजस्थान में मेनली सैंड होता है, और सैंड दिन में खूब तप जाती है, जिसकी वजह से काफी गर्मी हो जाती है, और रात में वो बड़ी जल्दी कूल भी हो जाती है, इसकी वजह से वहां पे काफी ठंडी भी पड़ती है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लो, जैसे आप एक पानी के बर्तन में, सपोज करो देयर इज अ कंटेनर ऑफ वाटर जिसमें आप पानी उबालते हो, तो जब आप नीचे से गैस ऑन करते हो तो ये जो स्टील का बर्तन है, ये कंटेनर है, ये बहुत ही जल्दी गर्म होगा। इट विल बी हीटेड अप वेरी क्विकली। कंडक्शन इसका बहुत अच्छा है, मेटल है ये, लेकिन जो अंदर इस मेटल के पानी भरा हुआ है वो इतना जल्दी नहीं गर्म होगा। आप बर्तन को उंगली से टच नहीं कर सकते हो, पर पानी में आप उंगली डाल सकते हो काफी देर तक। आई होप यू आप इस बात को समझ रहे हो। और जैसे ये गर्म हुआ है वैसे ये ठंडा भी होगा। ठीक है। हर एक जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी या हीट को रेडिएट भी करता है। उधर मैं नहीं जा रहा हूं, वीन्स लॉ ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हो। पर ये जो स्टील है ये बड़ा ही जल्दी गर्म हुआ और बड़ा ही जल्दी ठंडा होगा, मतलब इट इज नॉट सो मच रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। जबकि जो अंदर पानी है, फ्लूइड है, दैट इज समवॉट रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। वो देर से गर्म हो रहा है। अगर आप इस पानी को निकाल दो, गर्म करो, उबालने के बाद पानी को अलग बर्तन में रख दो और स्टील का जो बर्तन है उसको छोड़ दो, तो स्टील बड़ा ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट 2 मिनट आप उसको फिर से टच कर सकते हो, आप उस पर हाथ लगा सकते हो, बट वाटर विल नॉट बी एबल टू कूल डाउन सो क्विकली। उसमें आप नहीं उंगली डाल सकते हो काफी देर तक, मतलब वो इट इज समवॉट रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। उसको गर्म करना भी मुश्किल था, उसको ठंडा करना भी मुश्किल था। जबकि जो स्टील का बर्तन था उसको गर्म करना भी आसान था और उसको ठंडा करना भी आसान था। उसकी यू कैन से रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी पृथ्वी और एटमॉस्फेयर के बीच में भी रिश्ता है। जो ये सूरज की किरणें आ रही हैं, इसकी कहानी आगे बताऊंगा आपको ऊपर क्या हो रहा है, पर जब ये अर्थ पे आ रही है, अर्थ के आसपास आ रही है, तो
धरती भी गर्म हो रही है, जो गैसेज हैं वो भी गर्म हो रही हैं, पर धरती ज्यादा गर्म हो रही है। दिस एटमॉस्फेयर इज समवॉट रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये धरती गर्म हो गई, अगर ज्यादा गर्म हो गई, सो इट विल बी एक्टिंग एज अ हीटर, हीटर के जैसे काम करेगा ये। जैसे हीटर में आप पानी भरते हो, सपोज ये एक कंटेनर है, मैंने इसमें पानी भरा और यहां से मैंने हीटर ऑन कर दिया, यहां से मैंने इसको गर्म किया, तो इस पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, मान लो ये यहां तक पानी भरा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको ऐसे मिलेगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर टेम्परेचर कम होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर टेम्परेचर कम होगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे T2 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस T1 इज मोर देन दिस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टाइम के बाद ये सब ऑलमोस्ट इक्वली हीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, बट कुछ इस तरीके से हीटिंग होगी। ठीक है, इट इज समवाइट कि आप इसे समवॉट लाइक कि आप नीचे से इसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे आओ, सेम ऐसे ही ये पृथ्वी गर्म हो गई है, सो इट इज एक्टिंग एज अ हीटर, इट इज एक्टिंग एज अ भट्टी, और ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर रही है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर रही है। और चूंकि ये धरती नीचे है तो एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म हो रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर धरती के पास है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे अर्थ का इफेक्ट कुछ कम होता जाएगा, तो वो उतना गर्म नहीं होगा, वो कम गर्म। ये जो आसपास का एटमॉस्फेयर है नियर अर्थ सरफेस, इट इज नॉट हीटेड अप बिकॉज ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ द सोलर इंसोलेशन, रादर इट इज हीटेड बाय द हीट सप्लाइड बाय अर्थ, इट इज हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल हीटिंग। ये जो हीट अर्थ सप्लाई कर रहा है, जो नीचे से हीटिंग हो रही है, इसको टेरेस्ट्रियल हीटिंग बोलते हैं। तो ये नीचे से चूंकि हीट हो रहा है, इसलिए इसमें नीचे टेम्परेचर ज्यादा है और हाइट जैसे से बढ़ती जाती है वो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो अगर ये नीचे से मैं हीट करूं तो इस तरीके से मैं एक टेम्परेचर ग्रेडियंट की लाइन शो कर सकता हूं। यहां पे देखो टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे जो धरती के पास वाली एयर है वो एयर ज्यादा हीट अप हो गई है, क्योंकि अर्थ उसको गर्म कर रही है, अर्थ तो सबको गर्म कर रही है, पर जो पास वाली लेयर है वो ज्यादा गर्म हुई। जैसे आप हीटर जलाते हो ठंडी में तापने के लिए, आग आप तापते हो ठंड से बचने के लिए, तो जितना आग के पास रहोगे आपको आंच उतनी ज्यादा आएगी, आपको वो हीट उतनी ज्यादा फील होगी। जैसे दूर जाते जाओगे, कंडक्शन कम होता जा रहा है, तो उतनी हीट नहीं फील होगी। वैसे ही ये जो अर्थ वाला हीटर चालू हुआ है, ये जो हीटर आया है बिकॉज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि ये रैपिडली हीट अप हो गया है इन कंपैरिजन टू दिस एटमॉस्फेयर, तो ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी हीट अप कर रहा है। और एटमॉस्फेयर कैसे हीट अप हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल हीटिंग, बिकॉज ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दैट्स व्हाई इसका टेम्परेचर नीचे ज्यादा है और ऊपर जैसे से जा रहा हूं वो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जहां तक ये टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होता जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जहां तक ये टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अच्छा, ट्रोपोस्फियर के बाद सडनली ऐसा नहीं है कि तुरंत ही स्ट्रेटोस्फियर आ गया है, बल्कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर है और ट्रोपोस्फियर, इसके बीच में एक लेयर आएगी जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोपाज। इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपाज। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब यहां पे अब कुछ हाइट तक टेम्परेचर हाइट बढ़ने पे कम नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। विद इन द ट्रोपोस्फियर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज बीइंग हीटेड अप बाय द टेरेस्ट्रियल हीटिंग, बाय द हीट सप्लाइड बाय अर्थ, रादर देन द सोलर इंसोलेशन, रादर देन द हीट कमिंग फ्रॉम द यू कैन से सन। तो ये ट्रोपोस्फियर है। लेकिन ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसकी हीटिंग ये टेरेस्ट्रियल हीटिंग से नहीं हो रही है, बल्कि उसकी हीटिंग हो रही है फ्रॉम द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, फ्रॉम द इंसोलेशन। क्योंकि उस लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में, एक गैस प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ओजोन गैस, और ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज मेजरली हीटेड बाय द हीट प्रोवाइडेड बाय सन रादर देन द हीट सप्लाइड बाय अर्थ। तो ये टेरेस्ट्रियल हीटिंग से नहीं हीट हो रहा है, बल्कि ये सोलर इंसोलेशन से हीट हो रहा है। तो अब कहानी बदल गई, अब ऊपर से जब इसको गर्म किया जा रहा है तो ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा और नीचे आने पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब इसमें हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। नाउ दिस ग्रेडियंट विल बी चेंजिंग एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां पे? विद इन स्ट्रेटोस्फियर। कहां पे? विद इन स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज हीटेड फ्रॉम अबव, बिकॉज इट इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर इंसोलेशन रादर देन बाय द टेरेस्ट्रियल हीटिंग। तो अब हाइट बढ़ने पे, जिधर हीटर लगा हुआ है उधर गर्मी ज्यादा है,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज हो गया। और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसा था, मतलब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा था और फिर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन हो जाएगा, ऐसे टेम्परेचर घटता जाएगा फिर अचानक से बढ़ने लगेगा। कभी भी नेचर में सडन चीजें नहीं होती हैं, थिंग्स आर ऑलवेज ग्रेजुअल इन नेचर। और इसकी वजह से देयर विल बी अ स्मॉल जोन, यहाँ पे आपको एक स्मॉल जोन मिलेगा ऑफ यू कैन से ऑलमोस्ट स्टैग्नेट टेम्परेचर, और इसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज इज यू कैन से स्मॉल लेयर, अ थिन लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, जो कि इनकी बाउंड्री के जैसे एक्ट कर रहा है, जो कि ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से सेपरेट कर रहा है। फिर इसके बाद दोबारा आगे जब बढ़ोगे ओवर दिस ट्रोपोस्फीयर, तो फिर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होने लगता है। इस लेयर को बोल रहे हैं अब मीजोस्फीयर। अगेन रीजन वही है, क्योंकि अब इसमें कोई ओजोन नहीं है जो अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट बी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, बल्कि नाउ इट इज अगेन हीटेड बाय द हीट सप्लाइड बाय अर्थ एंड ट्रोपोस्फियर। अब जो टेरेस्ट्रियल हीटिंग है, जो अर्थ हीट सप्लाई कर रहा है स्पेस में, क्यों सप्लाई कर रहा है अभी बताया। कोई भी गर्म बॉडी ठंडी होती है, रेडिएट करती है, किसी भी चीज को आप गर्म करके रख दो तो उससे रेडिएशन निकलता है, थर्मल रेडिएशन। कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एवरी हॉट बॉडी इज रेडिएटिंग सम हीट, और एक वीन्स लॉ होता है जिससे आप रिलेट करते हो कि दिस रेडिएशन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा। उधर नहीं जाना है फिजिक्स का वो लॉ, पर ये आपको आई होप कि पता है कि कोई भी जो हॉट बॉडी है वो रेडिएशन भी करती है। जब दिन में सूरज आ रहा था तो धरती तप रही थी, रेडिएशन तो हो रहा था पर ये तप भी रही थी। अब रात में there is no sun, so it is only and only radiating this heat, but there is radiation of heat. Every heated up body will be radiating the energy. तो अब ये जो mesosphere है, it is not heated up because of the you can say incoming solar radiation. Why? Because there is no ozone layer present in this layer. There is no ozone molecules present in this layer which can absorb the ultraviolet B rays. So again, it is heated by terrestrial heating. It is heated by the you can say heat supplied by earth and troposphere into the atmosphere. और फिर से क्योंकि नीचे से हीट हो रहा है तो हाइट बढ़ने के साथ साथ अगेन टेम्परेचर घटने लगा है। नीचे से हीट हो रहा है तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है हीटर के पास, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और जहां तक ये काम हो रहा है उसको हमने बोल दिया मीजोस्फीयर। और फिर से ये चीज सडन नहीं होगी, देयर विल बी अनदर ट्रांजिशन जोन, देयर विल बी अनदर ट्रांजिशन जोन, देयर विल बी अनदर ट्रांजिशन जोन, और फिर ये चीज होगी समथिंग लाइक दिस। ये चीज जहां पे हो रही है उसको बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, दिस इज मीजोस्फीयर, दिस इज मीजोस्फीयर, दिस इज मीजोस्फीयर। और ये जो थिन ट्रांजिशन जोन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, और इसके ऊपर फिर काफी एक थिक लेयर होती है, मतलब थिक मतलब इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। और अगेन अब फिर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर से हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बट नॉट ऑल ऑफ सडन, बट नॉट ऑल ऑफ सडन चीजें फिर से ग्रेजुअली हो रही हैं और फिर अब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये जो ट्रांजिशन जोन है विद इन द यू कैन से मेसोस्फीयर एंड ऊपर जहां पे हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको बोल रहे हैं थर्मोस्फीयर, इसको बोल रहे हैं थर्मोस्फीयर। और ये जो ट्रांजिशन जोन है इसको बोलते हैं मीजोपॉज, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मीजोपॉज। और अब फिर से हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि अगेन इट इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर इंसोलेशन। कैसे उससे हीट अप हो रहा है? तो जो सोलर रेडिएशन का गामा और एक्स रेज है, दोस गामा एंड एक्स रेज विल बी एब्जॉर्ब हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। हीट मतलब नॉट टेम्परेचर मेजर्ड बाय थर्मामीटर, क्योंकि थर्मामीटर तो वहां वर्क ही नहीं करेगा, वहां पे इतनी एनर्जी है कि आयंस फॉर्म में है गैसेज, थर्मामीटर विल नॉट वर्क देयर। पर जो हम हीट या एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वो वहां पे काफी ज्यादा है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन का एक्स और गामा रेस थी, उन एक्स और गामा रेस को यहाँ पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और इतना एब्जॉर्ब कर लिया है, उनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि नाउ दे आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर के ऊपर धीरे 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 ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर डिमिनिश होने लगता है, बट अगेन थिंग्स विल नॉट बी सडन। तो इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, जो बाहरी आवरण है बोल सकते हो, जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है अचानक ऑल ऑफ सडन, ऐसे थोड़ी ना मॉलिक्यूल मिलना बंद हो गए, कुछ डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स मिलना बंद होंगे, तो उसको एक्सोस्फीयर या इसको एक्सोपॉज बोला जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सोस्फीयर और एक्सोपॉज, एक्सोस्फीयर और एक्सोपॉज। ये सन से, दिस इज सन, सन से ये एनर्जी आती हुई शो की थी मैंने। ठीक है, अगेन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे नीचे जो अर्थ के
एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर का लैप्स होता है। जिस रेट से वो लैप्स होता है उसको बोलते हैं लैप्स रेट, वो सब आगे बताऊंगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ये सब कल की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। पर नीचे की जो लेयर है उसमें हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। एट द सेम टाइम दिल्ली में गर्मी पड़ेगी और शिमला में ठंडी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शिमला का एल्टीट्यूड ज्यादा है, वो हाइट पे है, और हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये मैंने बताया, बिकॉज इट इज हीटेड अप बाई टेरेस्ट्रियल हीटिंग, मींस हीट रेडिएटेड बाई द अर्थ। और फिर इसके ऊपर ट्रैपोपॉज है जो कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच की ट्रांजिशन लेयर है, इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं विच आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज, बेसिकली पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज coming to the, you can say, planet, and that's why they will be heated up because of incoming solar radiation, because of the ultraviolet rays present in that. That's why अब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अब हीटर, अब एनर्जी का सोर्स ऊपर लग गया है, तो अब हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फिर देयर विल बी अ ट्रांजिशन लेयर, इसको स्ट्रैटोपॉज बोल रहे हैं, और फिर हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि अब ओजोन लेयर्स नहीं मिल रही है इस एल्टीट्यूड पे, मतलब अगेन इट इज हीटेड बाई टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड हीट सप्लाइड बाई ट्रोपोस्फियर इनटू द स्पेस, और जिसकी वजह से नीचे टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम। और फिर देयर विल बी अ ट्रांजिशन जोन, जिसको हम मीजोपॉज बोल रहे हैं, जिसको हम मीजोपॉज बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर आएगा थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर, जिसमें हाइट बढ़ने के साथ अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग नाउ? बिकॉज देयर द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट सो डेंस, जो बहुत दूर दूर है, but they are absorbing the X and gamma rays which are present in solar radiation, और जिसकी वजह से इनमें हीट पर यूनिट मॉलिक्यूल या एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि दे आर आयनाइज्ड। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। ये जो थर्मोस्फीयर है, इसमें हाइट बढ़ने पे फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्स और गामा रेज यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, इसके बाद दे आर नॉट एबल टू रीच टू द प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पे वो नहीं आ पा रही हैं, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिवास्टेटिंग। ठीक है, तो ये संरचना है हमारे एटमॉस्फेयर की। दिस इज बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर इसकी जो और डिटेल्स है उनको हम समझते हैं। फर्स्ट मेक दिस डायग्राम, पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर इसकी और डिटेल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सब जो बातें बोल रहा हूं मैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करिए इसको। ये टेम्परेचर्स भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सो दिस इज, यहाँ पे प्लैनेट पे, यहाँ पे हमने लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इट इज -60 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर ये पहुंच जा रहा है प्लस में, कितना है ये लिखना भूल गया यार। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है, दिस इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं है तो आप देख लेना कहीं से। व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ लेयर्स एंड डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड विड्थ ऑफ लेयर्स? अभी सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, वेट करो, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट करिए अभी आप। ठीक है, बाकी ये हाइट मैंने थोड़ी बहुत लिखी है, आपके काम भर का यही याद कर लो, अगर अदरवाइज बहुत प्रिसाइज नहीं। ये मैंने थिकनेसेस लिखी है, बाकी अभी वेट करो, एक एक लेयर्स की मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, वेट करिए। जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, फर्स्ट राइट दिस। ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग। नाउ पुट हेडिंग ट्रोपोस्फियर, हेडिंग डालिए ट्रोपोस्फियर, हेडिंग डालिए ट्रोपोस्फियर, पुट हेडिंग ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछता है। तो पहली चीज देखो, जैसे मैं समझा रहा हूं समझो। पहली चीज, चूंकि देखो, एक चीज और समझो, चूंकि यहां पे हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है,
और इससे गैस इक्वेशन लगा के, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के आप एक और चीज समझ सकते हो, क्योंकि गैस में एक और टेंडेंसी होगी, फ्लूइड्स में एक टेंडेंसी होती है कि जब टेम्परेचर इनका बढ़ता है तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज दे एक्सपैंड। तो यहां पे तो हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब नीचे की जो एयर है दैट विच इज हॉटर विल बी लाइटर, और जो ऊपर की लेयर है विच इज कोल्डर विल बी हैवियर, विल बी डेंसर। इसकी वजह से यहां पे वर्टिकल मिक्सिंग होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करेंगे, ऊपर की जो कोल्डर एंड डेंसर है, जो हैवियर एयर है, दैट विल बी रिप्लेसिंग द लाइटर एंड वार्मर लेयर बिलो। तो यहां पे इस तरीके से कुछ वर्टिकल मिक्सिंग होगी, देयर विल बी वर्टिकल मिक्सिंग लाइक दिस। वर्टिकल मिक्सिंग होने का मतलब क्या है कि यहां पे जो एटमॉस्फेयर है इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल, कंडीशंस बहुत स्टेबल नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग वगैरह हो रही है इस तरीके से लाइक दिस। और जितने भी वेदर फॉर्मेशंस होते हैं, जो भी मौसम वगैरह बदलता है, ऑल द वेदर फॉर्मेशंस आर गोइंग टू बी टेक केयर ऑफ बाय दिस। जो भी वेदर फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी की वजह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वेदर फॉर्मेशन कौन सी लेयर में होता है? वेदर फॉर्मेशन ट्रोपोस्फियर में होता है, जहां पे एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, जहां पे वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, कन्वेक्शन करंट्स आर फ्लोइंग। कन्वेक्शन करंट्स क्या है? अरे भैया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। यहाँ पे फ्लूइड्स में ये कन्वेक्शन होता है, ये सॉलिड्स में ये कंडक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग थ्रू कन्वेक्शन ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे तुम गर्म कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, और ये वाले ठंडे हैं कंपैरेटिवली तो हैवियर है, तो ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से पूरी मिक्सिंग हो के ये पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है ये सारा का सारा गर्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ये जो वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, दिस वर्टिकल मिक्सिंग जो हो रही है इसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये पूरा हीटअप हो जाएगा। तो यहां पे भी ये कन्वेक्शन करंट्स आर फ्लोइंग, दिस एटमॉस्फेयर इज अनस्टेबल। ये एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, जो वेदर फॉर्मेशंस होते हैं वो यहीं पे होते हैं। लेकिन यहां स्ट्रेटोस्फियर में, तो स्ट्रेटोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेंपरेचर बढ़ रहा है, मतलब नीचे कोल्डर डेंसर हैवियर एयर है, ऊपर वार्मर लाइटर एयर है। नाउ देयर विल बी नो मिक्सिंग, क्योंकि अब ये स्ट्रेटिफाइड है, हैवी नीचे है, लाइटर ऊपर है, तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी। यानी यहां पे जो एटमॉस्फेयर है दैट इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। स्टेबल है वो, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसमें इस तरीके से वर्टिकल करंट्स नहीं फ्लो कर रही है, इस तरीके से अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसी वजह से जो एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाए जाते हैं। दोज एरोप्लेन्स आर, यू कैन से, इन स्ट्रेटोस्फियर। ये जो आप हाइट बोल रहे थे, तो हाइट भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। दिस हाइट इज, ये जो लेयर है, कैसे लिखूं मैं, ये हाइट्स भी मैं लिख दे रहा हूं, पर ये याद ज्यादा नहीं रख पाओगे, इसीलिए जो पहले लिखा है बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम। ऐसे तो इंफॉर्मेशन एंडलेस है, बहुत लंबा टॉपिक है। ये जैसे, अब ये अलग अलग रहता है, जैसे ये यहाँ पे इस बुक से 10 किलोमीटर है, देन 20 किलोमीटर है। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 8 से 18 किलोमीटर, यूपीएससी वगैरह में वो आंसर टिक करते हैं, पर आंसर इतने क्लोज भी नहीं होते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स, एक वैल्यू में लिख दे रहा हूँ फिर से। दिस इज स्ट्रेटोस्फियर 45 किलोमीटर, then this is 55 kilometer, then this is 80 kilometer, this is 90 kilometer, approximately like this। यहाँ पे थिकनेसेज लिखी हैं, यहाँ पे ये थिकनेसेज लिखी है। ये थिकनेसेज अलग अलग क्यों है, रेंज क्यों लिख रहा हूं, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, वेट करो, ये सब भी बताऊंगा। दीज आर द थिकनेसेज, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे काफी स्टेबल एटमॉस्फेयर है, वहां पे कोई वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही, यानी जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं वो कहां पे उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। भी क्वेश्चन आता है, चलो लिखो एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, ट्रोपोस्फियर में लिखो, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर which extends up to the height of around 8 kilometer near the poles, which extend up to the height of around 8 kilometers near the poles, and 18 kilometers near the equators, and 18 kilometer near the equators, near the equators, नियर द इक्वेटर्स, ठीक है। नियर द इक्वेटर्स नहीं बल्कि इक्वेटर, ठीक है। तो अब ये क्या बात कर दी, देखो, जैसे मान लो ये
एक मैं ग्राफ से शो कर रहा हूं, यहाँ पे इक्वेटर कहीं पे है और यहाँ पे कहीं पोल्स हैं। तो आपको ये पता है कि जो हमारा प्लेनेट है उसमें इक्वेटर के आसपास इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा है। सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा है मतलब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे कुछ फ्रिजिड ठंडी कंडीशंस प्रोड्यूस होने लगेंगी, पोल्स पे चले जाओगे तो बर्फ जमी हुई है, आर्कटिक या अंटार्कटिक। इक्वेटर पे चूंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास चूंकि इनकमिंग सोलर इंसोलेशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, यानी थर्मल एक्सपेंशन विल टेक प्लेस ना, गैसेज एक्सपैंड करती हैं, तभी तो अभी बोला लाइट और हैवी हो जाती है, तो गैसेज का थर्मल एक्सपेंशन होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एक्सपेंशन यहां पे जो लेयर है इट विल बी 10 to 20 किलोमीटर थिक, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों पे ये वेरी कर रही है चीजें। और यहां पे जो लेयर्स हैं दीज लेयर्स विल बी 5 to 10 किलोमीटर, क्योंकि यहां पे थर्मल एक्सपेंशन उतना नहीं हो रहा है, तो यहां पे थिकनेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस भी कम हो जाएगी। इस तरीके से देखो मैं ये हीट अप कर रहा हूं, दिस इज लाइक हीट अप, दिस इज लाइक हीट अप। और यहाँ पे जो हीटिंग अप हो रही है वो उतनी नहीं हो रही है, हीटिंग अप तो हो रही है पर उतनी नहीं हो रही है, तो एक्सपेंशन कम हो रहा है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ग्राउंड इज हॉटर, ग्राउंड इज हॉटर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ग्राउंड इज कोल्डर, ग्राउंड इज कोल्डर, ग्राउंड इज कोल्डर। यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, एयर विल थर्मली एक्सपेंड, एयर विल थर्मली एक्सपेंड, एयर विल थर्मली एक्सपेंड। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि एयर विल थर्मली कॉन्ट्रैक्ट, एयर विल थर्मली कॉन्ट्रैक्ट, एयर विल थर्मली कॉन्ट्रैक्ट, एयर विल थर्मली कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेटर के पास, यहां पे थिकनेस इज मोर यानी हाइट इज मोर, और पोल्स के पास हाइट इज लेस, हाइट इज मोर, यहां पे हाइट इज लेस, यहां पे हाइट इज लेस। अच्छा, बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हाइट को गवर्न कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू भी आपको पता है कि पोल और इक्वेटर्स पे अलग अलग है, उसके हिसाब से दिस हाइट कैन गेट चेंज। इसके अलावा जो अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट है, जो कॉरेलिसिस फोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे कैन आल्सो चेंज दिस हाइट, बट दैट दे ऑल फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, दिस इज दिस टेम्परेचर डिफरेंस। अदरवाइज देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स बट दे आर इनसिग्निफिकेंट, वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइनर चेंजेस कर रहे हैं। और अगर ट्रोपोस्फियर की हाइट में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो लाइफ प्रेजेंट इन बायोफॉर्म भी, सॉरी बायोस्फीयर भी अफेक्ट होने लग जाएंगी, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग इफ द हाइट ऑफ दिस ट्रोपोस्फियर इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली चेंज तो लाइफ फॉर्म भी अफेक्ट होंगी इन बायोस्फीयर। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ दीज लेयर्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चाहे ट्रोपोस्फियर है चाहे स्ट्रेटोस्फियर है, मेनली ट्रोपोस्फियर, इनकी हाइट भी चेंज हो रही है। सो दिस इज अनदर फैक्टर दैट इज चेंजिंग द ओवरऑल हाइट ऑफ दीज लेयर्स, ओवरऑल थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन ग्राउंड। ये रेंज क्यों लिखा है, क्योंकि इट ऑल्सो वेरीज विथ सीजन। ठीक है, ऑल्सो वेरीज विथ सीजन, ऑल्सो वेरीज विद सीजन। जो टेम्परेचर है वो सीजन के हिसाब से भी तो बदलता है, दैट्स व्हाई दिस इज रेंज। गर्मी में कुछ ज्यादा, ठंडी में कुछ कम, एक ही जगह पे भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन ग्राउंड। ये बात बोली मैंने, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन ग्राउंड, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन ग्राउंड। स्टार बना के लिखो एक पॉइंट। ठीक है, अबाउट 99%, अबाउट 99% ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स एंड मोर देन 75%, या सीधा लिख रहा हूं मैं 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास या एटमॉस्फेरिक गैसेज, 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, atmospheric gases, there are different gases, जैसे there is, you can say oxygen, there is nitrogen,
there is argon, there is water vapor, there is carbon dioxide, etc. There are so many gases. So about 99% of water vapor and about 75% of atmospheric gases are present in the troposphere. In the troposphere. In the troposphere. करीब 99% या उससे ज्यादा जो वाटर वेपर्स है और 75% से ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो इसी जगह पे प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स लाइक ग्रेविटी या कोरियोलिसिस फोर्स क्या है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, एसेट्रा also affect the thickness but it is insignificant पर ये इतना ज्यादा है नहीं, ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एक्सपेंशन, बट इट इज इनसिग्निफिकेंट। और एक और पॉइंट अगेन फॉर एग्जाम कि ग्लोबल वार्मिंग is also increasing the thickness of atmosphere या thickness of mainly जो लाइफ फॉर्म जहां पे है वो है ट्रोपोस्फियर। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर और मेजर चेंज इन थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर विल अफेक्ट द लाइफ फॉर्म। मेजर change in the thickness of troposphere will affect the life forms in you can say will affect, mainly लिख दे रहा हूं मैं, will affect ह्यूमन लाइफ को भी ये अफेक्ट कर सकता है। अभी तक नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट टिल नाउ, अभी तक ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट टिल नाउ। ठीक है, अगेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर इज हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रोपोस्फियर is heated by terrestrial heating, terrestrial heating से हीट अप हो रहा है, not by solar radiation, it is heated by, समझा चुका हूं आपको, टेरेस्ट्रियल हीटिंग मींस अर्थ जो हीट सप्लाई कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर डिक्रीजेज with increase in height within the troposphere, within the troposphere temperature decreases with increase in height within the troposphere। ठीक है, रेट क्या है? सो दिस रेट इज माइनस लिख रहा हूं क्योंकि कम हो रहा है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसको लैप्स रेट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट विद इन द ट्रोपोस्फियर। ठीक है,
और थर्मल कन्वेक्शन हैपेंस हियर, थर्मल कन्वेक्शन, थर्मल कन्वेक्शंस हैपन हियर, यहां पे थर्मल कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब वर्टिकल मिक्सिंग, मतलब वर्टिकल मिक्सिंग। इसको समझा चुका हूं रीजन, इसका रीजन मैं समझा चुका हूं। तो दिस इज, यू कैन से रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी, रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी, दिस इज द रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड टर्बुलेंस भी लिख दे रहा हूं मैं, ये एग्जाम में ये टर्म यूज करता है, एंड टर्बुलेंस, टर्बुलेंस विल बी देयर। एक और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द अपर मोस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ troposphere, troposphere is referred as, is referred as tropopause, ट्रोपोपॉज। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, करीब 1 किलोमीटर तक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। और जो ट्रोपोपॉज है, सो हायर हाइट पे लोअर टेम्परेचर होगा। तो देखो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज -70 डिग्री सेंटीग्रेड एट द इक्वेटर, ये गलती मत कर देना, और -50 डिग्री सेंटीग्रेड एट पोल्स, एट पोल्स। ये ट्रोपोस्फियर के टॉप की मैं टेम्परेचर बता रहा हूं, और याद रखना हाइट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, और चूंकि इक्वेटर्स के पास हाइट ज्यादा है इसलिए यहां पे टेम्परेचर में रिडक्शन भी ज्यादा हुआ है। वर्टिकल मूवमेंट से हम देख रहे हैं, चूंकि इक्वेटर के पास हाइट ज्यादा है इसलिए यहां पे टेम्परेचर में रिडक्शन भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पुट हेडिंग स्ट्रैटोस्फियर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है, बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में।